नमस्कार, गुड इवनिंग। आपका इस खास पेशकश में स्वागत है। साल खत्म होने को है और ऐसा वक्त जब हमको थोड़ा समय रुककर पीछे देखना चाहिए कि बीता साल आखिर कैसा रहा है। स्पेसिफिकली हम जायजा लेने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस स्पेस का। इसमें किस तरह से रेगुलेटरी चेंजेस हुए हैं, रिटर्न्स आपको किस तरह से मिले हैं, चैलेंजेस क्या कुछ हैं और 2013 से इनफैक्ट क्या कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए। और इस खास पेशकश में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं यशीष दहिया साहब, CEO policybazaar.com, जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आपका स्वागत है कार्यक्रम में यशीष साहब। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्तिक जवेरी साहब हैं, ट्रांसेंड कंसल्टिंग के फाउंडर हैं। गुड इवनिंग कार्तिक, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही हमारे साथ लोन मार्केट का जायजा लेने के लिए बलवंत जैन साहब रहेंगे। किस तरह से इस स्पेस में हलचल रही है और आगे 2013 में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। CFO हैं अपना पैसा.com के। बलवंत साहब, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। और इक्विटीज पर बातचीत करने के लिए कुछ ही देर में हमारे साथ होंगी मधुमिता घोष जी। शुरुआत हम कार्तिक साहब आपसे करना चाहेंगे। 2012 की अगर बात करें, रिटर्न्स स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड्स में दमदार, मतलब काफ़ी इंप्रेसिव रिटर्न्स रहे हैं। खासकर अगर हम देखें, जब साल खत्म होने वाला था लास्ट के कुछ मंथ्स में काफ़ी मोमेंटम पिकअप हुआ है। उसके कई रीजंस रहे हैं। ये आप ओवरऑल किस तरह से देखते हैं इस साल को? आप सेटिस्फाइड हैं? आपको अच्छा लगता है पीछे देखकर ये जो रिटर्न्स जिस तरह से रहे हैं? हमें तो ऐसा लगता है कि ऐसे अगर रिटर्न्स हर साल होते रहे तो इन्वेस्टर्स काफ़ी खुश हो जाएंगे इस टाइप के रिटर्न्स पाके। पर देखिए, हर 5 to 7 ईयर्स का जो बिजनेस साइकिल का टर्न अराउंड होता है तो वही पैन आउट हो रहा है। जो 2007 और 8 में जो हमने तेज़ी देखी थी, उसी प्रकार का अभी जो एप्रिसिएशन हो रहा है और जो रैली चली है मार्केट में कुछ, तो वो जो अभी शुरू हुई है मेरे ख्याल से 1-2 साल और चलेगी, शायद 3 साल तक चलती रहेगी। तो ऑब्वियसली इट्स लुकिंग गुड। साथ ही साथ बहुत अहमियत होती है पॉलिटिकल सिचुएशन की। पॉलिटिकल सिचुएशन में वो लोग किस प्रकार के पॉलिसीज़ बनाते हैं, किस प्रकार की रेगुलेशंस लेके आते हैं, कितना डेवलपमेंट होता है। एंड देखिए, नेट 2014 में अगर हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो नेचुरली 2013 वाला बजट रहेगा वो उसके पहले वाला रहेगा। तो गवर्नमेंट भी कुछ करना चाह रही है और उनकी कोशिश भी कामयाबी में बदल रही है। तो ये सारी चीज़ों को भी मार्केट एक अच्छी तरह से देखता है और इसी कारण जो आपको इजाफा दिखाई देता है आपके पोर्टफोलियोज में, ये काफ़ी पहले शुरू होना चाहिए था, पर फिर भी अगर अभी भी शुरू हुआ है तो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबे हद तक ये चलता रहेगा। एब्सोल्युटली, सेंटिमेंट्स में बदलाव हुआ है। गवर्नमेंट ने अपनी कमिटमेंट शो की है, स्टोरी ट्रैक पर है और उसका मार्केट पर भी, ओवरऑल रिटर्न्स पर भी इम्पैक्ट देख रहे हैं। ओपनिंग कमेंट में बलवंत साहब आप बताएं, जब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ने जो कुछ स्टेप्स लिए हैं, समहाउ लोन स्पेस में जब FM मिस्टर चिदम्बरम ने चार्ज लिया था तो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था बैंकर्स से कि आप EMIs भी घटाएं, पूरा एक मोमेंटम पिकअप करने के लिए। अभी हमने देखा है, हालांकि सेंट्रल बैंक ने उस तरह से भी डायरेक्टली वो कॉशियसली बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड है आगे चल के कुछ डिप हो सकता है। ये आप इसको किस तरह से इस साल को देखते हैं, जहां इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच में जो खींचतान रहा, इंटरेस्ट रेट्स में ऐसा कुछ मेजर डिप नहीं हुआ, स्पेसिफिकली रेपो में। ये समहाउ आप इसको किस तरह से एनवायरनमेंट को कैच करेंगे इस समय? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि भविष्य में इंटरेस्ट रेट किधर जाने वाली है उसके लिए किसी ज्योतिष को भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। 2013 में आप उम्मीद कर सकते हैं 1% से 1.25% के बीच में पूरे साल में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी। ये ओवरऑल डिसबर्समेंट्स आप इस साल कैसे देखते हैं, क्योंकि कई सारे चैलेंजेस रहे हैं। होम लोन स्पेसिफिकली अगर आप बता सकें, किस तरह की उम्मीदें हैं इस स्पेसिफिकली इस साल, जो ओवरऑल चैलेंजेस भी रहे हैं, बैंक्स की जो रणनीति रही है, आप किस तरह से डिसबर्समेंट्स एग्जैक्टली देखते हैं? अब ये देखिए, डिसबर्समेंट जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट पर डिपेंडेंट नहीं है, वो प्रॉपर्टी की प्राइसेस पे भी डिपेंडेंट है। तो प्रॉपर्टी की प्राइसेस तो स्काई रॉकेट हो गई है थ्रू आउट इंडिया। तो लोग वेट कर रहे हैं, पिछले 3-4 साल से वेट कर रहे हैं कि थोड़ी सी प्रॉपर्टी प्राइस करेक्ट होगी तो खरीदेंगे। तो और करेक्शन हो नहीं रहा है, थोड़ा बहुत स्टैग्नेशन अभी आया है, तो बहुत ज़्यादा पिकअप नहीं लगता। पर जो लोग फैंस पे बैठे हुए हैं, जो लोग सोचते हैं कि जब भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, या जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वो सेगमेंट है, उसका डिसबर्समेंट प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा। राइट। यशीष साहब, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के सामने स्पेसिफिकली लाइफ में अगर हम देखें, काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ये मेडिक्लेम में काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखी जा रही है। एंड स्पेसिफिकली एक सेगमेंट जो खासकर उभर कर आया है वो ऑनलाइन है। ये माध्यम काफ़ी पॉपुलर हो रहा है एंड कंपनीज का भी फोकस है और इन्वेस्टर्स जो इनफैक्ट जो कस्टमर्स हैं उनका भी काफ़ी इंटरेस्ट इस तरफ देखा जा रहा है। आप इस ओवरऑल इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को इनिशियली किस तरह से हमें समझाते हैं, फिर हम आगे चलते और डिटेल्स में जाएंगे।
एक फंडामेंटल शिफ्ट हो रहा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जो कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की तरफ से हटकर रिस्क प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रहा है। और आप उसका एक इफेक्ट देख रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो यूलिप प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं। उसकी बजाय आप देख रहे हैं ग्रोथ लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस की है, जो कि डबल हो रहा है हर साल पिछले 3-4 साल से। आप उसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस की ग्रोथ देख रहे हैं। तो जो भी रिस्क बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, और आप आगे आगे मेरे हिसाब से देखेंगे क्रिटिकल इलनेस की ग्रोथ देखेंगे। अगले साल अगर मैं कहूँगा, इस साल पेंशन प्रोडक्ट गायब हो गए थे पिछले साल की रेगुलेशन के बाद। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अगले साल पेंशन प्रोडक्ट्स वापस आएंगे, आपको बहुत सारे पेंशन प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे फिर से, और उसमें काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। फिर से फोकस आएगा जहाँ मेरे को यह भी लगता है कि अब इस समय जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूमर के लिए काफ़ी ख़राब हैं। तो अगर रेगुलेटर्स में कुछ चेंज ला पाएगा अगले 2-4 महीने में, तो हो सकता है कि हम आगे जो प्रोडक्ट्स हों, अभी क्योंकि यूलिप प्रोडक्ट बहुत अच्छे हो गए हैं कंज्यूमर के लिए, तो हो सकता है कि आगे फ्यूचर में ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हों वो कंज्यूमर के लिए काफ़ी फ्रेंडली हो जाएं, इन्वेस्टमेंट साइड पे भी और रिस्क साइड पे तो है ही। राइट आपने जिस तरह से पेंशन प्रोडक्ट्स का मेंशन किया है, ये हमने देखा ऑलमोस्ट बहुत ही गायब से रहे हैं, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रहे हैं। रेगुलेटरी चेंजेस जो रहे, 4.5% गारंटी रिटर्न्स, फिर उसको वेव ऑफ किया गया, फिर और जो बदलाव रहे, इतने कंफर्टेबल नहीं रहे हैं प्लेयर्स प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में। ये समहाउ आप जो कह रहे हैं कि 2013 में पेंशन स्पेस में मतलब जो हलचल रह सकती है, इसमें रिफॉर्म्स, क्योंकि पार्लियामेंट में भी जैसे इंश्योरेंस को लेकर एक्सपेक्टेड है बजट सेशन में मूव करेंगे, पेंशन को लेकर भी इन टैंडम कहा जा रहा है वो आगे मूव करेंगे। ये स्पेसिफिकली पेंशन जो कि एक बड़ा स्पेस है, इसमें मतलब आप क्या कुछ एग्जैक्टली एक्सपेक्ट करते हैं यशी साहब? देखिए, मेरी होप है कि अगले इस विंटर सेशन में तो नहीं, बट अगले 8 से 10 महीने में, 6 से 10 महीने में शायद 49% इन्वेस्टमेंट FDI अलाउ हो जाए इंश्योरेंस में। इससे क्या होगा, बहुत स्कोप रहेगा इनोवेशन का। इस समय इंडस्ट्री थोड़ी सी फंसी हुई है, क्योंकि इंडस्ट्री के पास इतना इन्वेस्टमेंट कैपिटल नहीं है कि वो इनोवेशन कर सके। और उससे आपको क्या मिलेगा कि पेंशन साइड पे इन्वेस्टमेंट, पेंशन साइड पे जो रेगुलेशन है उसके महत ऑलरेडी प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आ रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स आएंगे और ये प्रोडक्ट्स पॉपुलर भी होंगे। तो लेकिन अभी भी जो ट्रेडिशनल एरिया है, जो कि आज 80% है लाइफ इंश्योरेंस का, उसमें अभी भी चेंज होना बाकी है मेरे हिसाब से। वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो एक क्वेश्चन मार्क है। अगर होगा तो अगले 2 महीने में हो जाएगा, नहीं तो शायद नहीं होगा। राइट आइए कार्तिक साहब के पास हम एक बार रुक करेंगे। कार्तिक जी, जिस तरह से हम इनिशियली रिटर्न्स की बात कर रहे थे, अगर हम देखें बैंकिंग स्पेस में स्पेसिफिकली जो फंड्स रहे हैं, काफ़ी फिनोमिनल रिटर्न्स रहे हैं। ये समहाउ बैंकिंग हो, FMCG, फार्मा, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये मतलब ये रिटर्न्स, ये आप किस तरह से ये समझाना चाहेंगे? क्योंकि अगर किसी इन्वेस्टर ने, क्योंकि जैसे जनरली कहते हैं आप थोड़ा लंबा नजरिया लेकर चलें, लेकिन ये साल भर के रिटर्न्स काफ़ी मतलब अपने आप में कहानी बयां कर रहे हैं, ये आप किस तरह से इन स्टोरीज को समझाएंगे? देखिए, रिटर्न्स होना एक चीज़ है, और दूसरी जो चीज़ है वो इन्वेस्टर ने किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया था। अब अगर आप किसी को पूछेंगे कि आपका जो पोर्टफोलियो था, अगर वो 4 साल पुराना पोर्टफोलियो था या 3 साल पुराना पोर्टफोलियो था, तो उन्हें काफ़ी अच्छा रिटर्न दिखाई देगा अपने पोर्टफोलियो में ये साल में। बल्कि अगर कोई 1 साल का, पिछले 1 साल से अगर SIP कर रहा है, तो उसको बहुत ही मामूली सा रिटर्न दिखाई देगा। क्योंकि जो हम नॉर्मली समझाते हैं कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आपको 1 या 2 बिजनेस साइकिल के बाद आपको एक मोटा सा मुनाफा दिखाई देता है, क्योंकि बिजनेस साइकिल उस प्रकार से चलते हैं। तो लमसम इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसके लिए 5 से 8 साल आपको रुकना होता है। अगर आप SIP कर रहे हैं, तो अगर आप 5 साल की भी SIP कर रहे हैं, तो आपका जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है वो करीब 2.5 साल हो गया है। तो नेचुरली आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो डबल हो जाता है। आप इसमें इन्वेस्ट करें, और जब भी आप इस प्रकार से इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक टाइम फ्रेम होता है। तो चाहे आप लमसम कर रहे हैं या SIP कर रहे हैं, दोनों ही मार्ग अच्छे हैं, पर दोनों ही मार्ग की अलग अलग टाइम फ्रेम्स होते हैं। तो अभी अगर आपने शुरुआत की है, तो आपको जो रियल बेनिफिट मिलेगा वो इस रैली में शायद ना मिले, बट शायद अगली वाली रैली में मिले। अच्छा कार्तिक साहब, इसमें जो इन्वेस्टमेंट आपने 4-5 साल पहले कर रखा है, उसमें नहीं आपका सारा प्रॉफिट भी वापस आ जाएगा अगर आपको कोई भी नुकसान हो रहा था, और आगे चल के भी आपको जो भी हम नॉर्मल 15-18% की बात करते हैं,
वो भी आपको रिटर्न आपके लिए मिल जाएगा। अच्छा, ये क्योंकि कई बार हमने देखा है पीछे भी रिटेल इन्वेस्टर्स ने समहाउ अभी डेट की तरफ काफी शिफ्ट कर रहे थे, इक्विटी से पुल आउट कर रहे थे क्योंकि उनको कई सारे कंसर्न्स दिख रहे थे, लेकिन समहाउ ये इसमें हमने देखा फिर से जो मोमेंटम पिकअप हुआ है, सेंटिमेंट्स में जो चेंज हुआ है, ये जो डेट की तरफ मेजरली मतलब काफी मनी जो पंप इन हो रही थी, इसको आप किस तरह से देखेंगे और आगे फिर किस तरह का आप ट्रेंड एक्सपेक्ट करते हैं? क्या कई बार रिटेल इन्वेस्टर्स जल्दबाजी में क्या एग्जिट कर जाते हैं? मतलब ये जो उनकी पूरी स्ट्रैटेजी रहती है उनको आप ये, अब क्योंकि हम साल की शुरुआत कर रहे हैं, ये कैसे पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट को लेकर करनी चाहिए? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। अगर आपको याद हो कि इंटरेस्ट रेट्स कुछ टाइम पहले से बढ़ना शुरू हो गए थे, तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब ऊपर होती है तो लोगों का नेचुरली अट्रैक्शन होता है कि मैं एक हाई इंटरेस्ट वाला एक डिपॉजिट ले लूं या बॉन्ड ले लूं और 4-5 साल के लिए मेरा ये इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर लूं। साथ ही साथ इक्विटी मार्केट में जो पैसा फंसा हुआ था वहां पर उनको मुनाफा नहीं हो रहा था, तो जैसा ही थोड़ा इक्विटी मार्केट अच्छा लग रहा है, लोगों ने पैसा निकाल के डेट में डालना शुरू कर दिया है। वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़, एडवाइजर्स का भी रुख वहां पर हो गया, क्योंकि वहां पर थोड़े इंसेंटिव्स उनको भी मिलते हैं, तो नेचुरली वो लोग भी उसको रिकमेंड करने लगे। तीसरी चीज हमें यह समझनी है कि जैसे जैसे हमारा देश आगे प्रगति करता है, वो कोई भी टाइम हो, अगर ब्याज दरें कम होगी तो नेचुरली डेट फंड में तो आपको प्रॉफिट होगा ही, जो बॉन्ड रेट्स हैं उसमें भी आपको प्रॉफिट होगा, पर साथ ही साथ इक्विटी मार्केट्स भी उतना ही तेजी से आगे बढ़ने लगेगा। तो लोग जो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोग जो जल्दबाजी में पैसा अपना निकाल लेते हैं इक्विटी मार्केट से, उनका पैसा वापस आ गया, उनका लेवल ठीक हो गया तो उन्होंने पैसा निकाल लिया, पर यही टाइम होता है एक्चुअली पैसा इन्वेस्ट करने का। तो आप अपना एसेट एलोकेशन देखिए, अपना रिस्क लेने की आप जो भी आपकी क्षमता है उसको भी आप जांचिए, परखिए, समझिए कि आगे के कुछ सालों के लिए आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। पर मेरी ये पर्सनल राय है कि आप सारा पैसा अपना अगर इक्विटी से निकाल के डेट में डाल देंगे तो शायद एक और अच्छी सी रैली आपको मिस हो जाएगी और आप शायद अगली बार भी आप जो लास्ट का जो 20% या 30% मिलेगा उसमें आप आएंगे। जो 60-70% वाली रैली है जो कब से शुरू हो गई है, वो आपको पूरा फायदा नहीं मिलेगा उसका। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जी, तो देखते हुए संभलते हुए सब पहलुओं को चेक करते हुए बढ़े एंड रिव्यू भी करते रहें। बलवंत साहब, जैसे आप कह रहे थे इनिशियली, आपने कहा और एक जनरल कंसेंसस भी है कि नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट्स तो डिप होंगे। अब जो लोग लोन्स के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, कई लोग जिस तरह से इंतजार भी कर रहे थे, ये समहाउ फ्लोटिंग की तरफ ही ज्यादा ट्रेंड रहेगा, रुझान जो रहेगा। ये कुछ टीजर प्रोडक्ट्स भी मार्केट में रहे थे जो इनिशियल कुछ फिक्स्ड फिर मतलब फ्लोटिंग रहते हैं, ये किस तरह से आप बताते हैं इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, अभी जैसे लग रहा है सबका प्रेडिक्शन है कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाने वाली है, तो फ्लोटिंग रेट का जो लोन जिन्होंने लिया है उनको जब भी इंटरेस्ट रेट और जैसे ही इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगी उसका बेनिफिट होगा। तो जिनको भी नए लोन खरीदने हैं, नए लोन लेने हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो उनको तो फ्लोटिंग लोन ही लेना चाहिए। और आज भी अगर आप देखें जो फिक्स रेट के जो लोन है उसमें प्रीमियम है 0.5% से लेकर 4% तक का, जैसे ICICI का 4% ज्यादा है फिक्स रेट का। तो मेरे हिसाब से जिनको अब लोन लेना है उनको फ्लोटिंग रेट का ही लोन लेना चाहिए भी। जी, एंड ये अभी हमने देखा लास्ट ईयर स्पेसिफिकली, जैसे फ्लोटिंग रेट पर जिन लोगों ने लोन लिया हुआ था उस पर प्री पेमेंट चार्ज जो है वो वेव ऑफ किया गया था। कुछ ऐसे ही और आपको लगता है इन्वेस्टर फ्रेंडली मूव्स, इनिशिएटिव्स कुछ और भी लिए जा सकते हैं? क्योंकि ये अपने आप में ये बड़ा मूव था, ग्राहकों के पास फ्रीडम है और लेंडर्स वगैरह के कंपटीशन जैसे हो जाता है बलवंत साहब, तो ये आप इसका किस तरह से लोग अवेल कर रहे हैं और मतलब आगे किस तरह से आप इसको समझाते हैं, आगे के ट्रेंड्स कैसे देखते हैं आप यहाँ से? अभी जैसे फिक्स रेट का जो प्री पेमेंट पेनल्टी है वो वेव कर दी है, तो जो लोग हायर रेट में फंसे हुए थे उनके पास ऑप्शन है कि या तो जो एग्जिस्टिंग लेंडर है उसके पास जाके उनको रिक्वेस्ट करे, वन टाइम पेमेंट करके उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे लाए, और अगर एग्जिस्टिंग लेंडर नहीं मानता है तो वो अपना लोन शिफ्ट कर सकते हैं। और चूंकि अभी प्रोसेसिंग फी भी बहुत कम हो गई है, कुछ लेंडर सिर्फ 0.5% तक लेते हैं और कुछ लेंडर बिल्कुल प्रोसेसिंग फीस नहीं लेते हैं, तो इफेक्टिवली बिना कॉस्ट के उनका लोन शिफ्ट हो जाता है। राइट, तो एक पर्सनल फाइनेंस हमारी एक तरीके से ये शो है जिसमें हम अलग अलग ओवरऑल जो स्पेस में हलचल रही है उसको चेक कर रहे हैं। यशीष साहब, आपने जैसे स्पेसिफिकली एफडीआई का कहा, वो एक बड़ा मूव इस क्षेत्र के लिए रह सकता है। मतलब ये जो ओवरऑल कंपनीज एक्सपेंशन योजना है जैसे आप कह रहे थे, वो क्या कुछ बदलाव होगा और स्पेसिफिकली जो एंड यूजर है उसको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? मतलब क्या और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, मतलब क्या कुछ आगे आने वाला है? क्योंकि इस स्पेस में हलचल जिस तरह से हो रही है, ये आने वाले दिन किस तरह से रहेंगे? जो हमें दिख रहा है, ज़्यादातर कंपनीज ने पिछले 5, 7, 8 साल में ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट किया था, एजेंसी टीम्स बनाई थी और उसमें ग्रोथ किया था, लेकिन उन्हें दिख रहा है कि उसमें वो प्रोडक्ट्स अच्छे लाने में उनको बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छे प्रोडक्ट्स लाने के लिए उन्हें या तो रिस्क साइड पे जाना पड़ेगा या ऑनलाइन साइड पे जाना पड़ेगा या डायरेक्ट साइड पे जाना पड़ेगा। अब उसके लिए दोबारा इन्वेस्टमेंट चाहिए है।
अब उस दोबारा इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादातर कंपनीज थोड़ी सी टाइट हो रही हैं, और उसमें अगर FDI आ जाता है इस समय 49%, तो वो उस अलाउ करेगा, वो परमिट करेगा वो होने के लिए। उससे ज़्यादा मैं ये जानता हूं कि कम से कम भी 20-30 कंपनियां बाहर बैठी हुई हैं जो कि इंडिया में एंटर करना चाहती हैं, जो कि इंतजार कर रही हैं कि FDI 49% हो और वो एंटर करें। जब वो एंटर करेंगी, उनका, क्योंकि उनके पास लेगेसी नहीं है, वो शुरू ही करेंगी ऐसे सिस्टम्स के साथ जो कि ज़्यादा डायरेक्ट और ज़्यादा ऑनलाइन पे चलें। और जब वो ऐसा करेंगी तो ऑटोमेटिकली वो बेटर, क्योंकि उसमें कंज्यूमर को प्रोडक्ट खुद चुनना है, तो वो प्रोडक्ट अच्छे लाएंगी। तो मेरे हिसाब से ये FDI का जो मूव है ये होना इस समय बहुत ज़रूरी है अगले 1 साल में। राइट। ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस और स्टोरी और इंडिया की खासकर, और जिस तरह से डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ चढ़ कर रहे हैं, और जागरूकता जैसे जैसे बढ़ेगी, दायरा इन प्रोडक्ट्स का और हम उम्मीद करते हैं बढ़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बातचीत जारी रहेगी। सभी खास मेहमान बने हुए हैं, हम कुछ ही देर में लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा ईयर एंड स्पेशल एडिशन, और शो में कई खास मेहमान पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पॉलिसी बाजार से हैं यशीष दहिया साहब, ट्रांसन कंसल्टिंग से हैं कार्तिक जावेरी साहब, अपना पैसा से बलवंत जैन साहब हैं, और साथ ही इक्विटीज पर बातचीत करने के लिए यूनिकॉर्न की हेड इक्विटी मौजूद हैं हमारे साथ, मधुमिता घोष। गुड इवनिंग मैम, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये हम डिफरेंट एसेट क्लासेस का जिस तरह से हम जायजा ले रहे थे, समहाउ इक्विटीज़ की अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म में दूसरे एसेट क्लासेस कंपैरिजन में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स रहते हैं, लेकिन हम केवल अगर इस साल की भी बात करें, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स स्पेसिफिकली नज़र आ रहे हैं। सेंसेक्स में अराउंड अबाउट 26%, निफ्टी 28% एंड मिड कैप में ऑलमोस्ट 40% के रिटर्न्स हैं। आप किस तरह से इसको देखना चाहेंगे, क्योंकि अभी हम कुछ समय पहले की बात करें, दिवाली के आसपास अगर हम बात कर रहे थे, ऑलमोस्ट FD टाइप के रिटर्न्स थे इक्विटीज़ में इस साल में, लेकिन अब साल खत्म होते होते रिटर्न्स काफ़ी इंप्रेसिव लग रहे हैं। ये जो ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स में जो हम देख रहे हैं, जो अंडरटोन जो चेंज हुई है, इसको आप कैसे देखेंगे और कैसे आप इस ईयर को एनालाइज करते हैं? जी, इक्विटीज जब बढ़ते हैं, देयर आर 2-3 रीज़न के लिए बढ़ते हैं। एक तो लिक्विडिटी, जो FII इनफ्लो आया है दिवाली के बाद, वो काफ़ी हद तक एक इंस्ट्रूमेंटल है इस इक्विटी को इतना ऊपर लास्ट लेग में लेके जाने के लिए। दूसरा, काफ़ी सारे कंसर्न्स एड्रेस्ड हुए हैं, जो रिफॉर्म्स अपने इंडियन गवर्नमेंट लास्ट क्वार्टर से जो उसने चालू किया है, तो उसमें काफ़ी सारे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट का इमर्जेंस हुआ है, और उसके लिए इक्विटीज़ अच्छे किए हैं। तीसरा जो लग रहा है, इक्विटीज सब समय जो फ्यूचर है उसके हिसाब से इक्विटीज मूव करते हैं। तो नेक्स्ट ईयर जो लग रहा है कि अपना ये इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो गया है, अब नीचे आना चालू करेगा, इन्फ्लेशन थोड़ा काबू में आ जाएंगे। फ्रॉम इकोनॉमिक एंगल ऑल्सो वी विल सी दैट इक्विटीज शुड बी डूइंग वेल। और जो लास्ट थिंग है वो है रूपी डॉलर 53 से 57 तक चलाया था, लेकिन वो इम्प्रूव करके फिर 54 आ गया है। तो एज सच आप देखोगे एंड टू एंड इतना कुछ डेप्रिसिएशन नहीं हुआ है, तो आप एक अच्छा एनवायरनमेंट देख रहे हो कि सब कुछ कंट्रोल में है, इसीलिए आपने इक्विटीज में इतना सारा देखा है अपसाइड ये ईयर में। लेकिन नेक्स्ट ईयर में ये हाँ बोलिए। आपने इसे स्पेसिफिकली कई पैरामीटर्स और फैक्टर्स बताए हैं जो मार्केट्स को ड्राइव कर रहे हैं। एक मेजर ड्राइवर है उसमें FI इन्वेस्टमेंट। अगर हम देखें 2012 में जिस प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, ऑलमोस्ट 1.28 लाख करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट जो मनी पंप इन की गई है, जिसकी वजह से एक हम देखा है मार्केट्स इन लेवल्स पर है, लेकिन इससे पिछले साल वो नेट सेलर्स भी थे। तो इनफैक्ट 2013 में आप ओवरऑल मतलब किस तरह का ट्रेंड एक्सपेक्ट करते हैं? क्या वो एक मेजर फैक्टर रहेगा? मार्केट्स किस और मूव करती हैं उसमें? थैंक यू जी। मुझे 2013 एक कंसोलिडेशन फेज लग रहा है। जो आपने ग्रोथ देखा है 25 to 28%, इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगेगा, तो वो पीरियड है नेक्स्ट ईयर। FII निकल नहीं जाएंगे अनटिल अनलेस कुछ अपने इकोनॉमी में बहुत कुछ नेगेटिव हो जाए, लेकिन जरूर वो रहेंगे। लेकिन इस तरह का इन्फ्लो आना मुश्किल है जो हम देखे हैं, लेकिन इन्फ्लो ग्रेजुअली आता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लो बंद हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है आगे। लेकिन ये है कि इक्विटीज में मुझे 10 से 15% का ही अपसाइड दिख रहा है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो में 15%, नहीं तो 8 से 10%। राइट।
कार्तिक साहब, जब हम इंटरेस्ट रेट्स डिप की बात कर रहे हैं और जैसे मधुमिता जी बता रहे हैं कि वो पुश रह सकता है मार्केट्स के लिए, ओवरऑल इंडस्ट्री भी उसकी एक्सपेक्टेशंस उसकी हैं एंड डिमांड भी कर रहा है। जैसे बलवंत साहब बता रहे थे कि एक कंसेंसस ओवरऑल है, लेकिन समहाउ एक तरफ तो एक पहलू ये है, दूसरा अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, सीनियर सिटीजन्स जो स्पेसिफिकली जिनकी मनी मेजरली बैंक एफडीज में पार्क रहती है और इंटरेस्ट इनकम पर काफ़ी हद तक कई सेक्शंस का सर्वाइवल भी रहता है, आप उनको मतलब कैसे समझाना चाहेंगे? ऐसे में फिर किस तरह की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए जब एक कंसेंसस है कि इंटरेस्ट रेट्स कम ही होने वाले हैं? देखिए, बेसिकली सौरभ, ये करना चाहिए कि एक ऐसा समय है जहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसे हम कहते हैं। इस टाइम में आपको जितना भी हो सके उतना लॉक करना चाहिए। हम ये पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि जैसे जैसे ब्याज दरें नीचे चलती जाएगी, आपको शायद ये ब्याज दरें अगले 5 या 8 साल में वापस देखने को नहीं मिलेगी। तो ये पूरा साइकिल खत्म होते होते इंटरेस्ट रेट्स वापस शायद 6 या 7% तक चले जाए। तो इसलिए आपको जो भी अभी मिलता है उसको लॉक करना चाहिए। आपको अगर डिबेंचर मिलता है, आपको बॉन्ड्स मिलते हैं, आपको फिक्स डिपॉजिट मिलते हैं, और ऑब्वियसली इसमें ध्यान रखना है कि जो भी सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स है उसके, जैसे कि AAA रेटिंग है या AA+ रेटिंग के ऊपर आप उसमें इन्वेस्ट करें। डिबेंचर्स में लेते हैं तो सिक्योर डिबेंचर्स हों। आजकल आपके लिए बहुत सारे विकल्प इवन स्टॉक मार्केट पे खुल गए जहाँ से आप डिबेंचर्स डायरेक्टली खरीद सकते हैं, तो वो भी उसमें भी आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस बन रहे हैं, और साथ ही साथ अगर वो MIPs की और भी थोड़ा सा रुख करेंगे तो उनको दोनों ही प्रकार का फ़ायदा होगा। एक तो जो इंटरेस्ट रेट्स डाउन जाएंगे उसमें बॉन्ड में अप्रिसिएशन होगा, तो कैपिटल गेन्स मिलेगा उनको, जो बॉन्ड कंपोनेंट होता है, और जो बाकी इक्विटी वाला जो हिस्सा है MIPs का, नेचुरल सी बात है कि उसमें भी उनको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा। तो नेट उनका रिटर्न 10-12% तक भी पहुँच सकता है। तो मेरे ख्याल से एक ये भी कंसिडरेशन करना चाहिए आगे के कुछ सालों के लिए। अच्छा, एफडीज के अलावा हमने एक और स्पेस देखा है, जो भी हमने देखा है डीरेगुलेट हुआ, सेविंग बैंक्स का इंटरेस्ट रेट्स। इसमें भी ये आप किस तरह से देखते हैं? बैंक्स में हम देख रहे हैं जो न्यू जनरेशन बैंक्स हैं, लाइक कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, इनके काफ़ी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट हैं। दूसरी तरफ ऑलमोस्ट सब बैंक्स के हम देख रहे हैं 4% के आसपास हैं। कुछ CCI ने भी इसको लेकर कंसर्न शो किए थे कि जब ओपन अप हो गई है मार्केट तो अट्रैक्ट करने के लिए क्यों नहीं आप ज़्यादा बेटर रिटर्न्स देते। लेकिन बैंक्स की अपनी जिस तरह से जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं और जो ओवरऑल स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो उनके, उसके अकॉर्डिंगली वो कॉल लेते हैं। समहाउ आप इस स्पेस में कैसे देखते हैं? सेविंग बैंक की जहाँ तक बात है, क्या हलचल रह सकती है या अभी इसी तरह ये रहेगा अभी सिनेरियो? नहीं, ये नेचुरल सी बात है कि अगर इंटरेस्ट रेट अगर लोगों को ज़्यादा मिलता है सेविंग्स बैंक पे, तो नेचुरली ज़्यादा लोग वहाँ पे अकाउंट अपना ओपन करने की कोशिश करेंगे। पर देखिए, साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आमतौर पे कोई भी अगर समझदार इन्वेस्टर है तो वो अपना ज़्यादा पैसा बैंक में नहीं रखता। वो उतना ही पैसा रखता है जितने पैसे की उसको कंटिजेंसी या इमरजेंसी टाइप की ज़रूरत होती है उनकी। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोग वहाँ पे पैसा रखते हैं और बाकी सारा पैसा कम से कम कुछ नहीं तो फिक्स डिपॉजिट करा लेते हैं। तो नेचुरली मुझे नहीं लगता कि क्योंकि सिर्फ 6 या 7% मिल रहा है इसलिए मार्केट शेयर चेंज हो जाएगा और बहुत सारे जो बैंकिंग रिलेशनशिप्स है वो प्राइवेट बैंक्स की ओर चले जाएंगे और उन बैंक से चले जाएंगे जो जहाँ पे 4% है। क्योंकि बैंकिंग रिलेशनशिप सिर्फ ये 4% और 6% पर डिपेंड नहीं करता, कितने सारे और भी फैक्टर्स होते हैं। लॉकर होता है जो उनको अन्य सर्विसेज मिलती है बैंक से, जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अगर सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए जो फैसिलिटीज़ होती हैं, तो बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं। सिर्फ ये 4% और 6% में पूरा गेम चेंजर टाइप का ये स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी। तो मेरे ख्याल से इतना सारा आप बदलाव नहीं देखेंगे इसकी वजह से। राइट, हम इसी नोट पर एक ब्रेक ले रहे हैं। ये खास पेशकश जारी रहेगी, हम कई और पहलुओं को टच करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एक खास पेशकश और हम पर्सनल फाइनेंस स्पेस का पूरा ले रहे हैं कई खास मेहमानों के साथ। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मधुमिता जी, 2013 की यहाँ तक बात है, आप ओवरऑल किस थीम, किस स्टोरी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? मतलब कोई ऐसा सेक्टर, कोई ऐसी स्टोरी जो आपको खास कर नजर आ रही है जो काफी उसमें आगे चलते हुए अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं? जी, इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स में ध्यान रख रही हूँ, जैसे बैंकिंग है, स्पेसिफिक बैंक्स में अच्छा लग रहा है, जैसे कुछ मिड कैप बैंक्स और कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। फिर ऑयल सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर में
काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले हैं, तो उधर आप एक अपटिक देख सकते हैं, क्योंकि ये सेक्टर इतना मूवमेंट नहीं किया है लास्ट जो मार्केट बढ़े हैं, दे वर नॉट आउट परफॉर्मेंस टू द इंडेक्स, तो अभी आगे चल के उसमें एक आप अपसाइड देख सकते हैं। और बाकी जो सेक्टर्स हैं, एवरी डिक्लाइन में मैं मीडिया सेक्टर बोलूँगी लेने के लिए, कंजम्पशन रिलेटेड थीम है तो अच्छा लग रहा है। बट एफएमसीजी में थोड़ा एक्सपोजर कम करने को कह रही हूँ, क्योंकि वो अभी बहुत ही हाई वैल्यूएशंस में ट्रेड कर रहे हैं। ऑल्दो ऐसे ग्रोथ कंटिन्यू करेगा इस सेक्टर में, लेकिन अपसाइड थोड़ा सा लिमिटेड है। अच्छा, इस समय क्या काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस टाइप से रन अप ऑलरेडी हो चुका है, थोड़ा करेक्शन हो, मतलब ये आगे जब बढ़ते समय काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक होकर मधुमिता जी बढ़ना पड़ेगा? जी, एक तो स्टॉक स्पेसिफिक होगा, और सेकेंडली अभी थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप में आप अपसाइड देखोगे, क्योंकि एफआईआईज ने जो इतना पैसा लाए थे टिल अक्टूबर नवंबर, उस ज़्यादातर ही लार्ज कैप में ही पैसा आया था, लेकिन गुड मिड कैप्स में भी वो डालते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा अपसाइड आगे देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ऑल्दो आप देखोगे कुछ स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप 40% अपसाइड हुए हैं, लेकिन ये आगे और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी टर्न अराउंड केसेस हैं, और ये आप अगर सिलेक्टिवली लें तो उसमें आपको रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। जी, अब बलवंत साहब, स्पेसिफिकली जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे आपने होम लोन मार्केट को टच किया, हम समहाउ जो कार लोन के जो ऑफर्स हैं या पर्सनल लोन के वो भी रन करेंगे, आप बता सकें ये आप जो आजकल मार्केट्स में काफ़ी सारे हम देख रहे हैं, ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव स्पेस है, काफ़ी कुछ ऑफर किया जा रहा है, कई सारे उसमें फीचर्स के साथ जिस तरह से मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ये आप स्पेसिफिकली कार लोन्स की जहाँ तक बात है, उसमें ट्रेंड आगे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए सौरभ जी, ऐसा ट्रेंड तो जो इंटरेस्ट रेट के साथ में ही जाएगा, भले वो होम लोन सेगमेंट हो या पर्सनल लोन हो या कार लोन का सेगमेंट हो, तो जैसे इंटरेस्ट रेट सॉफन होगी या जैसे इन ड्यू कोर्स बैंक्स अपनी बेस रेट कम करती है, तो कार लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो जाएगी। जी, एंड स्पेसिफिकली पर्सनल लोन की जहाँ तक बात है, उसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि काफ़ी लेंडर्स संभल कर दे रहे हैं आजकल, एंड उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस तरह से हम देखते हैं हायर साइड पर रहता है, पर्सनल लोन को लेकर बैंक्स के थोड़े फ्लेक्सिबल होंगे, क्योंकि जो एक स्लोडाउन का फेज था उसमें हमने देखा है बैंक्स काफ़ी संभल कर बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन अब कुछ जैसे सुधार हो रहा है, एंड क्योंकि पहले जॉब्स वगैरह को लेकर भी कुछ कंसर्न्स थे कि समहाउ कुछ जिस तरह से ले ऑफ्स वगैरह हो रहे थे, लेकिन समहाउ आप आगे किस तरह से पर्सनल लोन स्पेस में देखेंगे हलचल होती हुई? अभी जैसे इंडस्ट्री में जनरली लोग ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो जब ग्रोथ का फेज होता है तो बैंक्स भी इतनी रिलक्टेंट नहीं होती है पर्सनल लोन देने में, तो मुझे लगता है कि पर्सनल लोन सेगमेंट भी बढ़ेगा। जैसे 2008 में जैसे मंदी आने की वजह से बहुत बैंक्स ने पर्सनल लोन बंद ही कर दिए थे, तो ये पर्सनल लोन का सेगमेंट है वो भी ग्रो करेगा मेरे हिसाब से। और जहां तक लोन अगेंस्ट गोल्ड की बात है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें बैंक्स हैं, एनबीएफसी हैं, काफ़ी कुछ थोड़ा सा हमने देखा है रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए भी कोशिश की गई थी, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले जनरली गोल्ड को लेकर लोग उसके अगेंस्ट लोन कम ही लेते थे, मतलब पड़ा रहता था बहुत इमरजेंसीज में, लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी हो रहा है, लोन अगेंस्ट गोल्ड भी लोग ले रहे हैं, ये आप इसको स्पेसिफिकली कैसे देखते हैं? देखिए, आरबीआई ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि जो बैंक्स है, एनबीएफसी है, वो बुलियन के सामने लोन नहीं दे सकती, और एनबीएफसी के लिए भी जो लोन टू वैल्यू रेशियो है वो 70% से 60% कर दिया था। तो जो एनबीएफसी का जो गोल्ड लोन सेगमेंट है उसमें जो 25% के आसपास की ग्रोथ हो रही थी वो 18 से 20% के आसपास वो नीचे आ जाएगी। जी, आइए अब हम यशीष साहब का रुख करेंगे। यशीष साहब, हम यूलिप्स से जुड़े हुए कुछ आंकड़े स्क्रीन पर रन करेंगे और समहाउ यूलिप्स और ट्रेडिशनल का जो मिक्स रहता था उसमें जो बदलाव जिस तरह से हुए हैं, यूलिप्स पर जिस तरह से प्रेशर रहा है, स्पेसिफिकली जो नॉर्म्स आए थे उसके बाद सितंबर 10 में, ये आप इस समय यूलिप्स को लेकर जो कंफर्ट लेवल है इन्वेस्टर्स का, जैसे आप कह रहे थे इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, लेकिन कितना और क्या वाकई इसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं? आगे आप ओवरऑल किस तरह से संभावनाएं यहाँ से देख रहे हैं? आगे पोटेंशियल किस तरह से आपको स्पेसिफिकली यूलिप्स का दिख रहा है?
देखिए, जहाँ तक इंश्योरेंस सेक्टर का सवाल है, इंश्योरेंस सेक्टर ज़्यादातर एक सोल्ड सेक्टर है, बॉट सेक्टर नहीं है। कंज्यूमर को जो पसंद आता है वो नहीं खरीदता, जो उसे एजेंट बेचता है वो खरीदता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो एक पर्टिकुलर दिन 1 दिसंबर 2010 पे जो मार्केट उससे पहले था 80% यूलिप था, उसके बाद था 80% ट्रेडिशनल था। एक दिन में कंज्यूमर सेंटिमेंट तक कभी नहीं बदल सकता। तो इसलिए हुआ क्योंकि यूलिप्स पे कमीशन कम हो गई, बिल्कुल, और ट्रेडिशनल पे कमीशन उतनी की उतनी रही। अच्छा, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं और फिर रेगुलेटर ने उसके बाद कई नॉर्म्स लेकर आए इसको इन्वेस्टर फ्रेंडली करने के लिए, तो मतलब ये फिर इस नए स्वरूप में उसके बाद ये किस तरह से इस समय देखा जा रहा है और ये क्या मुश्किल हो रहा है, कंपनीज किस तरह से इसको पुश करने के लिए आगे बढ़ रही हैं? तो इस समय यूलिप काफी इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोडक्ट है इस समय यूलिप में, लेकिन कमीशन सिर्फ तकरीबन 10% के करीब है। अब आम आदमी, एक बहुत सिंपल सी बात समझ लीजिए, एक आम इंश्योरेंस प्रोडक्ट तकरीबन 15,000 रुपए का होता है, उस पर किसी को 10% मिलेगा तो 1,500 रुपए मिलता है। 1,500 रुपए में इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं बिक सकता फिजिकली। 5,000 रुपए से कम अगर मिलते हैं तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं बिक सकता। तो वहां प्रॉब्लम है। तो इसीलिए अगर यूलिप को बढ़ना है तो कंज्यूमर डायरेक्ट आना पड़ेगा। ये मैं बात मानता हूं कि इस समय डायरेक्ट बहुत कम कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि कंज्यूमर अभी भी रिलाई कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स पर अगर वो वहां पर रिलाई करेंगे उन्हें यूलिप प्रोडक्ट खरीदना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, एक और हमने देखा है टर्म प्लान्स की जहां तक बात है, और ऑनलाइन जैसे माध्यम कह रहे थे उसमें एक बड़ा एग्जांपल टर्म प्लान्स का है। लोग इस तरफ काफ़ी सामने आए हैं, लिया है, और काफ़ी डिफरेंस भी है ऑनलाइन ऑफलाइन में। ये इसको आप आगे और बढ़ता हुआ देख रहे हैं, एंड स्पेसिफिकली जो छोटे शहर हैं, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम वहाँ तक जो बढ़ रहा है, जो पेनिट्रेशन हम देख रहे हैं, इंटरनेट पेनिट्रेशन जो बढ़ रही है, ये वहाँ से भी आप देख रहे हैं काफ़ी क्या इंटरेस्ट रुझान देखा जा रहा है छोटे मंझोले शहरों से? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही। देखिए, जो डिजिटल है, जो ऑनलाइन है, या जो डायरेक्ट चैनल है, उसमें 70% जो बिकता है वो टर्म प्रोडक्ट बिक रहा है लाइफ इंश्योरेंस में। जो ऑफलाइन चैनल है उसमें 0.3% है। तो बहुत सिंपल सी बात है, कंज्यूमर टर्म प्रोडक्ट भी ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं खरीद पा रहा, क्योंकि अगेन पुश प्रोडक्ट वर्सेस पुल प्रोडक्ट वाली कहानी है। ये एक पुल प्रोडक्ट है, और कंज्यूमर जैसे जैसे कंज्यूमर की पावर बढ़ती है, जैसे जैसे वो पुल प्रोडक्ट में आता जाएगा, ट्रेडिशनल ये टर्म प्रोडक्ट बिकते चले जाएंगे। टर्म प्रोडक्ट, यूलिप, पेंशंस, हेल्थ इंश्योरेंस, सबके सब बिकते चले जाएंगे, ये बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन हाँ, बहुत मुश्किल है इस समय कंज्यूमर के लिए डायरेक्ट आना, खरीदना, उसके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। ये एक परेशानी है, तो उसे अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करना चाहिए। राइट। अगले हम स्पीकर की ओर मूव करें उससे पहले आपसे संक्षेप में मोटर इंश्योरेंस पर भी राय चाहेंगे। ये डी टैरिफ स्पेस जिस तरह से है, और इसमें भी हम देख रहे हैं ऑनलाइन काफ़ी तेज़ी से मार्केट ग्रो कर रहा है। ये आप इसको मोटर इंश्योरेंस का जो सेगमेंट है, जो मैंडेटरी है फॉर एवरी व्हीकल की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो हुई, अगर आप रोड पर आएँ तो इसमें भी काफ़ी कुछ हो रहा है। ये आप इसको स्पेसिफिकली किस तरह से देखेंगे आशीष जी? बहुत तेज डायरेक्ट मूव हो रहा है। मैं आपको बता सकता हूं, मेरे हिसाब से पिछले 6 महीने में तकरीबन 3 गुना हो गया है डायरेक्ट चैनल। पिछले 6 महीने में डायरेक्ट चैनल 3 गुना हो चुका है। अभी भी डायरेक्ट चैनल काफी छोटा है, डायरेक्ट चैनल तकरीबन 3-4% है पूरे मार्केट का, लेकिन ये बहुत तेज बढ़ रहा है मोटर इंश्योरेंस में। मोटर इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है, उसमें कम कमीशन रहती है, हाई ट्रांजैक्शन रहती है, कंपल्सरी प्रोडक्ट है। इसमें कंज्यूमर को फायदा है, डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा फायदा नहीं है मोटर बेचकर। जी, आइए अब हम मूव करते हैं कार्तिक साहब के पास। कार्तिक साहब, ये ओवरऑल हम व्यूअर्स के सामने जो पूरा स्पेस में हलचल हो रही है वो इस 1 आवर के कैप्सूल में रखने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट उनको एक जायजा रहे, हुआ क्या है, आगे क्या कुछ होने जा रहा है। हम आपसे एक और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का जायजा लेना चाहेंगे, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम। इसको आप कैसे समझाना चाहेंगे? क्या इस पर और क्लैरिटी आएगी? क्योंकि कहते हैं जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए है, टैक्स का छूट का है कि अट्रैक्ट करने के लिए, इसको आप किस तरह से अभी एज ऑफ नाउ देखते हैं? देखिए, नेचुरली जो मूव हुआ था वो तो बहुत ही अच्छा हुआ था, पर जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसके लिए आगे नहीं आ रहे। इसमें बहुत सारी दुविधाएं लोगों को फेस करनी पड़ रही है। ये कैसे प्रूव करें कि ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं? इसका मतलब ये है कि नया अकाउंट खोलें या एग्जिस्टिंग अकाउंट था उसमें वो लोग ने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट किया, अकाउंट 3 साल पहले खोला है और अभी इन्वेस्ट किया। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे क्लैरिटी नहीं है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी बंद होते होते थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए, और बहुत सारे लोग जिनको इन्वेस्ट करना है पैसे 50,000 रुपये, वो इन्वेस्ट कर सके। और साथ ही साथ मार्केट्स भी थोड़े अच्छे लग रहे हैं, तो अगर मार्केट में थोड़ा सा अप्रिसिएशन होता है तो लोगों का वहाँ पे ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। वरना इस साल हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस पूरे बेनिफिट का फ़ायदा टोटली नहीं उठा पाएंगे।
राइट अच्छा समहाउ ये आपको लगता है ये जो सोच जैसे आप कह रहे थे जिसके साथ आया है इसमें इक्विटी पार्टिसिपेशन हाउस होल्ड्स का क्या और मतलब समहाउ बढ़ेगा क्योंकि वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं इक्विटीज में एंटर करते समय हालांकि बढ़ रहे हैं लेकिन कंफर्ट लेवल उतना नहीं है ये जो सोच जिससे आया है ये आगे चलते हुए हम मीडियम टू लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं ये काफी बेनिफिशियल रहेगा फॉर हाउस होल्ड सेविंग्स इस तरफ रूट होने के लिए। देखिए इसका जवाब हाँ और ना दोनों ही है। ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। अगर कोई स्टॉक्स खरीदे हैं तो वो किस टाइप के स्टॉक्स है, क्योंकि स्टॉक्स में ये भी होता है कि 10 साल में 20 गुना भी पैसा मिलता है आपको और 10 साल में शायद जो भी पैसा है वो आपका ज़ीरो भी हो सकता है। तो आप किसकी सलाह पे चल रहे हैं, किस प्रकार के स्टॉक्स ले रहे हैं, या अगर फंड में कर रहे हैं तो किस तरह के फंड्स हैं। कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जिनका परफॉर्मेंस इवन 10 साल के दायरे में अच्छा नहीं होता। कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो 10 साल में इतना ज़्यादा ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि आपको लगता है कि शायद हमको सारा पैसा इसी में डालना चाहिए था। पर ये नेट मेरे हिसाब से ये एक बड़ी अच्छी सी नीति है, क्योंकि हमारे देश में जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट ही इतना छोटा है, लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि अगर जैसे इंश्योरेंस 20 साल तक प्रीमियम भरना है, वैसे ही इक्विटी में अगर 20-25 साल तक हम इन्वेस्ट करें तो कितना सारा मुनाफा हो सकता है। अब 20 साल का हिस्ट्री देख ले, इतिहास देख ले, तो 1000 का सेंसेक्स आज 20,000 के करीब है, तो 16% रिटर्न हुआ। इतना रिटर्न कोई भी दूसरे एसेट क्लास में नहीं हुआ है, सोने में भी नहीं हुआ, रियल एस्टेट में भी नहीं हुआ। पर सवाल ये है कि कोई 20 साल तक रुकेगा, और ये जो इन्वेस्टमेंट की परिभाषा है ये लोगों को समझ नहीं है, ये सबसे अहम बात है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा मेथड है जिससे हर एक के घर में कुछ अच्छे शेयर्स का आगमन होगा या कुछ अच्छे फंड्स की एंट्री होगी। और मैं ये सोचता हूं कि अगर आगे चलते हुए इसका रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा बन जाए कि 5 साल तक आप नहीं एग्जिट कर सकते या 10 साल तक नहीं एग्जिट कर सकते, ऐसे अगर कुछ और भी बदलाव आ जाए तो इसमें लोगों को जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका बहुत बड़ा फायदा दिखाई देगा और लोगों का रुख हो जाएगा इक्विटीज़ की तरफ। राइट आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस तरह से टच कर रहे हैं, देखते हैं इसको लेकर आगे किस तरह से ये सारे मूव्स रहते हैं। फिलहाल हम एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आखिरी सेगमेंट के लिए बस हम कुछ ही देर में लौट कर आएंगे, बस कुछ ही देर में। वेलकम बैक। ये लास्ट सेगमेंट है, आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। यशी साहब, एक और इम्पॉर्टेंट स्पेस मेडिक्लेम जिसकी तरफ हम देख रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्ट देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी है इसमें, लेकिन इसमें क्लेम रेशियो एक बड़ा कंसर्न कंपनीज के लिए है, स्पेसिफिकली ग्रुप में तो और भी ज़्यादा है। ये समहाउ इस बैकड्रॉप में कुछ इस तरह के भी इंडिकेशंस हैं कि प्रीमियम्स भी बढ़ सकते हैं 2013 में। ये आप कैसे इसको पहले टच करते हैं, फिर इसके कुछ और पहलू आपसे चेक करेंगे। देखिए, हेल्थ केयर का कॉस्ट बढ़ रहा है और एक बहुत सीधी सी बात है, हम लोग इंडिया इस समय वर्ल्ड कैपिटल है हार्ट डिजीज़ का, डायबिटीज़ का। हमारी फूड हैबिट्स, हमारी लिविंग हैबिट्स इतनी हेल्थी नहीं है अभी तक, और उसका हमें प्राइस पे करना पड़ रहा है अनफॉर्चुनेटली। जैसे जैसे ये सेगमेंट बड़ा हो रहा है और सीरियस हो रहा है, कंपनीज के पहलुओं को सीरियसली ले रही हैं, तो कॉस्ट थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि 20% पर ईयर हमारा हेल्थ कॉस्ट बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स बढ़ रहा है, और लोग अच्छे हॉस्पिटल जाना चाहते हैं। जी, तो समहाउ मतलब जो आपको लग रहा है राउंड अबाउट कितना परसेंटेज इसमें आपको लगता है इसमें हाइक हो सकता है प्रीमियम्स में स्पेसिफिकली, जिस तरह के प्रेशर्स हैं, कुछ आप रफ एस्टिमेट कुछ दे सकते हैं यशीष साहब? देखिए, जो ग्रुप मेडिक्लेम है उसमें ऑलरेडी काफ़ी हाइक हो चुके हैं और वो वाला पोर्टफोलियो ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो एटलीस्ट न्यू बिजनेस में बहुत अग्रेसिव मूव्स करके बहुत लो प्राइसेस पे बैड बिजनेस पिकअप नहीं कर रही हैं जी। तो ये ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। मेरे ख्याल से ये कंटिन्यू रहेगा अगले 12 महीने। ये थोड़ा सा सेंसिबल लेवल्स पे आ जाएंगी प्राइसेस, विच मींस प्राइसेस ग्रुप मेडिक्लेम में थोड़ी सी बढ़ेंगी। इंडिविजुअल मेडिक्लेम में ऑलरेडी प्राइसेस काफी ठीक ठाक हैं, अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्लेम्स रेशियोज इतने बुरे नहीं हैं जितने ग्रुप मेडिक्लेम में है। एब्सोल्युटली। आइए अब हम मूव करते हैं मुंबई और बलवंत साहब से जाना चाहेंगे। बलवंत साहब, आप किस तरह से व्यूअर्स के समक्ष रखना चाहेंगे ये 2013 में ये जो पूरी प्लानिंग की जाए स्पेसिफिकली लोन मार्केट को लेकर, आपने इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स चेक किए हैं, उनको आप कैसे बताएंगे?
बलवंत साहब से लग रहा है अभी कॉन्टैक्ट हमारा ब्रेक हो गया है, उनसे हम कुछ देर में कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करेंगे मुंबई स्टूडियो से। लेकिन समहाउ हम यशी साहब आपसे ही बातचीत आगे बढ़ाना चाहेंगे जब तक वहाँ से हमारा कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश होगा, फिर हम वहाँ पे मूव करेंगे। ये आपने मेडिक्लेम का जिस तरह से बताया और स्पेसिफिकली जो हम देख रहे हैं इसमें ग्रोथ देखी जा रही है, इसमें क्योंकि कई सारे प्लेज हैं, PSUs भी हैं, प्राइवेट स्टैंड लोन, इसमें काफ़ी कुछ ऑफर किया जा रहा है, तो नो डाउट जैसे आपने कहा ये इंटरेस्टिंग स्पेस है और काफ़ी इसमें इंटरेस्ट भी देखा जा रहा है। हम आइए एक बार मुंबई हम मूव कर सकते हैं। बलवंत साहब आप बता सकें, ये लास्ट सेगमेंट है, फाइनल कमेंट्स में आप कैसे रैप अप करेंगे, 2013 की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, जो आपने फैक्टर्स पैरामीटर्स बताए हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए लोग आगे बढ़ें। देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जब आपके पास पैसा हो वो सही समय है। आपको इंटरेस्ट रेट के लिए या प्रॉपर्टी रेट के लिए भी वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि प्रॉपर्टी क्या इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। और जहां तक सवाल लोन कौन सा लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से चूंकि इंटरेस्ट रेट कम होने वाली है तो फ्लोटिंग रेट का जो लोन है वो लेना चाहिए। और जैसे कुछ बैंक्स की जैसे प्रोडक्ट है, स्टेट बैंक की मैक्स क्लीन प्रोडक्ट है, जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आपको सरप्लस, आपके पास सरप्लस है तो आप टेम्परेरीली जमा करा सकते हैं, तो आपका टू दैट एक्सटेंट आपका इंटरेस्ट कम लगता है। ये ऐसी प्रोडक्ट और बाकी बैंक्स भी ऑफर करती है। स्टेट बैंक की जो प्रोडक्ट है उसमें इंटरेस्ट रेट सेम है, बाकी जो बैंक्स हैं वो 0.25% से लेकर 0.75% तक का प्रीमियम चार्ज करती है। जी अच्छा बलवंत साहब, जैसे फ्लोटिंग की आप बात कर रहे थे और उसमें रेट्स में जो डिप एक्सपेक्टेड है, समहाउ क्या ये भी देखें कि लास्ट टाइम जब सेंट्रल बैंक की तरफ से कट किया गया था तो बैंक्स ने कितना फुली पास ऑन किया किसी भी लेंडर के साथ आगे बढ़ते समय, उसका पीछे कुछ रिकॉर्ड भी एक बार देख लें कि वो एक्चुअल कितना बेनिफिट पास ऑन करते हैं, क्या वो भी एक पैरामीटर रह सकता है और तमाम फैक्टर्स के साथ एक लेंडर को फाइनली जीरो इन करते समय? नॉर्मली क्या है सौरभ जी, ये मीथ है लोगों के दिमाग में कि जब बैंक रिजर्व बैंक रेट कम करती है तो बैंक का रेट कम होना चाहिए। और इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि जब पहले इंटरेस्ट की रेट्स बढ़ी तो बैंक बहुत जल्दी रेट बढ़ा दी, पर जब RBI ने जब रेट कम किए तो बैंक वर नॉट सो क्विक इन रिड्यूसिंग द रेट्स। तो आप जैसे बता रहे हैं कि जिनकी हिस्ट्री है कि वो बेनिफिट पास ऑन करते हैं तो वही लेंडर के पास जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो जो सबसे कम रेट ऑफर कर रहा है उसके पास जाना चाहिए, और जो डिफरेंस है बेस रेट में और होम लोन में जिसका सबसे कम है उससे बोरो करना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी करंटली स्टेट बैंक 10% के आसपास आपको होम लोन दे रहे हैं 30 लाख तक, और 30 लाख के ऊपर का 10.15 है। तो अगर स्टेट बैंक से अगर आपको लोन मिलता है तो स्टेट बैंक से ही लेना चाहिए, वो चिपेस्ट है होम लोन सेगमेंट में। राइट कार्तिक साहब, एक फाइनल कमेंट, हम गोल्ड मार्केट को भी आपसे चेक करना चाहेंगे। जब हम बाकी सब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का जायजा ले रहे थे, गोल्ड में आप किस तरह से देखते हैं? हम MCX के रिटर्न्स देख रहे हैं ईयरली बेसिस पर 13% राउंड अबाउट, और कॉमिक्स के जो हैं वो 6% के करीब हैं। ये आप किस तरह से इसको देखते हैं, और ये स्पेसिफिकली अनसर्टेन एनवायरनमेंट में ये आगे क्या कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से गोल्ड दो चीज़ों से इफेक्ट होता रहेगा। एक तो ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई है, दूसरा है इंटरनेशनल मार्केट में जो इसका एक्सचेंज रेट रहेगा रुपी और US डॉलर का। मेरे ख्याल से अगले साल में भी अगर 1 साल या 2 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको उतना रिटर्न शायद ना मिले जितना आपको पिछले 3 साल में मिला है। जो आपको 35% और 40% और 20% टाइप के रिटर्न मिले थे, उतने शायद आपको उम्मीद नहीं लगाना चाहिए। आपको करीब 15% या 12 से 15% के आसपास का रिटर्न मेरे हिसाब से आएगा, क्योंकि विश्व भर में हालात सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं, बिगड़ते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। चाहे हम यूरोप की बात कर लें या अमेरिका की बात कर लें, कहीं ना कहीं जाके वो लोग अपनी जो दुविधाएं, अपनी जो परेशानियां हैं उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में गोल्ड में इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं होगा जितना आप सोच सकते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से अपना एक्सपेक्टेशन जो है वो मध्यम रखिए और करीब 12% 15% के आसपास उम्मीद कीजिएगा। राइट आइए अब मधुमिता जी के पास हम चलेंगे, और जो लोग डायरेक्टली इक्विटीज़ को समझते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इक्विटीज़ में करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ पिक्स हैं खास, वो मधुमिता जी बताएंगे। मधुमिता जी, हम देख रहे थे कुछ आपने टॉप पिक्स दिए हैं फाइनेंस बैंकिंग स्पेस से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, ये समहाउ क्या कुछ पिक्स रहेंगे और इनके पीछे की क्या सोच है? जी, मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस चूज़ किया है। एक तो ये रीज़न है कि उसने एक जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होती है फाइनेंस कंपनी की, वो आगे चल के बढ़ने की दिख रहा है, क्योंकि वन साइड उनके जो कॉस्ट है वो रिडक्शन हो रहे हैं, बिकॉज उन लोग अभी बैंक से लोन नहीं लेके NHB और खुद के NCDs लॉन्च कर रहे हैं, तो इस हिसाब से उनका कॉस्ट भी रिड्यूस हो रहा है।
और उनके जो यील्ड्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोन अभी डेवलपर्स को जा रहे हैं, जहाँ पे यील्ड 14 to 15% होती है। तो उस हिसाब से जी हम चाहेंगे समाओ इन ब्रीफ, अगर आप इन काउंटर्स को चेक कर सकें। इलाहाबाद बैंक हम देख पा रहे हैं जिसका आपने टारगेट 200 कर दिया है। ये PSU बैंकिंग स्पेस में आपने इसको ही क्यों प्रेफर किया? बिकॉज उसके ब्रांचेस इंक्रीज कर रहे हैं और Q2 उनके बहुत खराब थे, लेकिन उन लोग ने काफ़ी सारी रिकवरी में लगे हुए हैं और Q3 Q4 में मैनेजमेंट को एक्सपेक्टेशन है कि काफ़ी सारी रिकवरी हो जाएगी, तो उनका जो कंसर्न था वो मिट जाएगा। और ये एक ऐसा बैंक है, लास्ट 2 साल से बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाए थे, एक क्वार्टर के लिए इनकी इतनी खराब हालत हुई थी, वैल्यूएशंस पीयर्स के हिसाब से कम हो गए हैं। तो अभी आगे चल के मुझे उसमें 200 का दिख रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन इज ओनली 0.9 प्राइस टू बुक वैल्यू। राइट और बाकी काउंटर्स भी हम जस्ट एक एक करके स्क्रीन पर रन करते हैं जो आपकी तरफ से टॉपिक्स रहे हैं। IRB इंफ्रा जैसे आपने मेंशन किया है, और समहाउ अगर हम आगे मूव कर सकें, इसमें आपने ONGC का भी जिक्र किया है और बल्लारपुर इंडस्ट्रीज़ भी। तो इस तरह से आपकी पिक्स रहेंगी। आपके अकॉर्डिंगली अगर इनमें इन्वेस्ट किया जाए तो राउंड अबाउट कितना, अगर कोई इंडिविजुअल आगे बढ़े तो किस तरह से इसको पोर्टफोलियो बिल्डअप करे, कितना इसमें एलोकेट करना चाहिए? मधुमिता जी, आप अगर पोर्टफोलियो बिल्डअप करते हैं तो अराउंड 20% रिटर्न एवरेज आपको मिल जाएगी ये स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। और प्रोपोर्शनेटली आप अगर इवन 20% करके इन्वेस्ट करें तो एक अच्छा सा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। जी, जिन काउंटर्स का आपने जिक्र किया, डिस्क्लोजर्स आपकी तरफ से प्लीज़। जी, मेरे कोई इसमें खुद के इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को हम सलाह देते रहते हैं। जी, इसी नोट पर हम शो को वाइंड अप करना चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच। यशी साहब थैंक यू, कार्तिक साहब थैंक यू वेरी मच, बलवंत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड मधुमिता जी थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और दर्शकों को भी हमारी पूरी टीम की ओर से नव वर्ष की शुभकामनाएं। कार्यक्रम देखने के लिए शुक्रिया, नमस्कार।